जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सभी दोस्तों को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा उपसर्ग। तो उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी और उर्दू के जो उपसर्ग हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में हम 22 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। उन 22 उपसर्गों में से कुछ उपसर्ग जैसे मूल उपसर्ग आंग होता है जिसके स्थान पे हम आ का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यहाँ एक अन उपसर्ग होता है, अप, अव, अभी, अधि और अति। ये सारे के सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो आजनम, आहरण, आजीवन और आमरण। इससे जो शब्द बनेंगे अनुचित, अनधिकार और अनस, जो घोड़ा नहीं है। अनस को मतलब जो घोड़ा नहीं है। इससे अपमान, अपकर्ष, अपवाद, अवसाद, अवसर, अवमानना। इससे अभिसार, अभ्युदय, अभ्यागत, अभ्यास। इससे अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिमान और अधिकार। इससे अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। ये सारे के सारे हमारे एक तो तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है, इनमें सब में संस्कृत के उपसर्ग लगे। तो यहाँ पे इसके नीचे हलंत लगा है और हलंत वाले का लोप हो जाता है, इसलिए इसका आ शेष बचता है। मूल जो उपसर्ग है वो आंग ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये आ है ये इसका शेष बचने के कारण हम आ का ही प्रयोग मूल शब्द के साथ करते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें संस्कृत के उपसर्ग प्रयोग होने की वजह से ये सारे के सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है
कि वहां पे वो इनमें मूल शब्द भी पूछ सकता है, उपसर्ग भी पूछ सकता है, इनमें संधि भी पूछ सकता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संधि के उदाहरण हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो समास के उदाहरण हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें संधि और समास दोनों हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब तक हम संधि के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम इनमें से उपसर्ग नहीं पहचान सकते। जैसे यहाँ पर मूल शब्द हमने निकाल लिया, ये जन्म है, आगे शेष बच गया आ। यहाँ हरण मूल शब्द है, आ बचा। जीवन मूल शब्द है, आ बचा। मरण मूल शब्द है, आ बच गया शब्दांश के रूप में, इसलिए ये क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। क्लियर? तो अगर यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आपको चीजें समझ में आ रही है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर अगर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। सब कुछ क्लियर है? कल्पना, अंशु, संजू, सरोज, सत्यम, अजर, सोनम, मुकेश, शिवांगी, निकिता, रीचा, शिव, पूजा, रीतू, परवीन, प्रदीप, यश, अतिका, प्रिंस, प्राची, सत्यम, प्रियंका, पूजा, दिव्या, निखिल, सत्यम, विशाल, विपुल, अरशद, मोनू, सौरभ, निधि। धन्यवाद। चलो जी, तो ये यहाँ पे हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद करके आपको दिखा देते हैं। ये अन और अश्व है। अश्व कहते हैं घोड़े को, और अन का प्रयोग होता है किसी चीज को मना करने के लिए। तो अन और अश्व क्या हो जाएगा, अनश्व। यहां से आधा न लिया, इधर से लिया है, और ये दोनों मिल गए न, इसीलिए यहाँ पूरा नया है। तो ये संधि के द्वारा शब्द बने। अन और उचित, अनुचित, अन और अधिकार, अनधिकार, अन और अश्व, अनश्व। तो कई बार हमें उपसर्ग निकालना पड़ता है संधि विच्छेद करके, और कई बार हमें वो डायरेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पे ये डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको आप, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, इसमें मूल शब्द वाद, कर्ष और मान है। ये तो आप मूल शब्द को बाद में से निकालो, आगे जो शब्दांश बचा है वो उपसर्ग है, या फिर आगे से जो शब्दांश आप पहचान लो संधि के द्वारा, तो भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आओ, इसमें से उपसर्ग है, शब्दांश है, यहाँ साध, सर और मानना मूल शब्द है। यहाँ अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ अभी और उदय से निकालना पड़ेगा। यहाँ अभी और आगत करके संधि विच्छेद करके आपको उपसर्ग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी संधि विच्छेद के द्वारा अधि और आदेश, अधि और अक्ष, यहाँ अधि और मान, अधि और कार, ऐसे यहाँ अति और अंत, और यहाँ अति और आचार, यहाँ अति और अधिक। तो यहाँ पर जानबूझ के मैंने दोनों ही तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अगर मैं यहाँ अतिसार का प्रयोग कर लूं तो इसमें आपको अतिसार में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, अतिमान का प्रयोग कर लूं, लेकिन इसमें बिना संधि विच्छेद के आप निकाल नहीं सकते। तो इसलिए आपको संधि पहले पढ़ाएगी, उसके बाद उपसर्ग पढ़ाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ और उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे पर, परति, परि, परा। तो ये ऐसे ही उप, सम, वि, सो, को। इससे शब्द क्या बन गया, प्रकाश। इससे शब्द क्या बन गया, प्रत्यक्ष। इससे परिक्रमा, इससे पराक्रम, इससे उपमान, संस्कार, विज्ञान, और इससे सुपुत्र, और इससे कुपुत्र।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें से हमें डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। प्रकार, प्रहार और प्रवेश, मूल शब्द को निकालेंगे। इसमें से प्रतिवर्ष, प्रत्याहार और प्रत्येक, यहाँ पे पर्यावरण, पर्यंत, यहाँ पे पराभव, पराजित, इसमें उपवन, उपसमीप, संस्कार, संस्कृत, संविधान, विज्ञान, विशुद्ध, व्यवस्था, स्वागत, कुपात्र, कुकर्म, कुमार्ग, कुमार्ग, ऐसे सुपात्र, ये सारे के सारे हमारे संस्कृत के उपसर्गों से बने हैं, इसलिए सारे के सारे शब्द तत्सम भी हैं। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो संधि और समास दोनों के उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो केवल संधि के उदाहरण हैं। सब में संस्कृत के उपसर्ग लगे हैं, कुछ में उपसर्ग हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो। मूल शब्द कास है, कार है, हार है, वेश है। आगे जो शब्दांश बच रहा है उपसर्ग के रूप में, इसमें यहाँ प्रति और अक्ष है। यहाँ पे प्रति हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं इसमें संधि करके। प्रति और आहार, प्रत्याहार, दो उपसर्ग लगे हैं। प्रति और एक, प्रत्येक हो गया। इसमें आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें परि और आवरण, दो उपसर्ग है, एक परि है और एक आवरण है। इसमें परि और अंत, पर्यंत, ठीक है, इसमें डायरेक्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जीत, भाव, कर्म मूल शब्द है, आगे शब्दांश है। मान, वन और समीप मूल शब्द है, आगे जो लगा है वो उपसर्ग है। ये सम और कार, सम और कर्त, ये सम और विधान से मिलके बना है। यहाँ पे ये वी और ज्ञान मूल शब्द है, इसमें शुद्ध मूल शब्द है, वी उपसर्ग है। और इसमें यहाँ वी और अवस्था पे प्यारे दोस्तों करके हम क्या बनाएंगे, व्यवस्था। तो जब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये इन दो शब्दों से मिलके बना है। इसमें से हमने ई ले लिया, इधर से लिया ए, तो बन गया ये। जब इसमें से ई ले लिया तो ये आधा वे बच गया। ई और ए को मिला के ये बना, तो वी और अवस्था मिलके क्या बन गया, व्यवस्था शब्द। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे स्वागत है, स्वागत में सु और आगत मिलके क्या बनता है, स्वागत बनता है। सु और आगत मिलके स्वागत। इसमें से आ गया उ, इधर से आ गया आ, उ और आ मिलके बन गया वा। जब इसमें से उ ले लिया तो यहाँ आधा से बचा, इसमें से आ ले लिया तो यहाँ गत बचा, उ और आ मिलाया तो यहाँ वाह। तो स्वागत में सोपसर्ग है, निकालना पड़ेगा, और इनमें डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। कुपुत्र में पुत्र मूल शब्द है, पात्र, कर्म और मार्ग मूल शब्द है। आगे जो शब्दांश बचा वो क्या कहलाया, उपसर्ग कहलाया। तो इस तरीके से ये क्या थे, हमारे संस्कृत के उपसर्ग थे जो सभी तत्सम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद हिंदी के भी हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में हम 10 उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं, जैसे हिंदी में हम ए का प्रयोग करते हैं,
अन का प्रयोग करते हैं, बिन का प्रयोग करते हैं, अद का प्रयोग करते हैं, उन का प्रयोग करते हैं हिंदी में, नी का प्रयोग करते हैं, कै और सै का प्रयोग हिंदी में उपसर्गों के रूप में होता है। इससे जो शब्द बनता है, इससे बनता है अजान अविवेक, इससे बनता है अनहोनी अनमोल अनबन, इससे बनता है बिन खाया बिन बताया बिन बुलाया, इससे शब्द बनता है अध पका अध जला अध खिला। तो ये क्या है? अध पका अध जला अध खिला। इससे शब्द बनता है 29 39 और 49। इससे शब्द बनता है निडर निकम्मा। इससे शब्द बनता है कपूत और सपूत। तो इससे क्या बन गया? कपूत, और इससे क्या बन गया? सपूत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी के उपसर्गों से बने हैं, इसलिए सारे के सारे तद्भव है। तो यहाँ वो 16 हुई 22 होते हैं, बाकी कुछ गतिक शब्द भी होते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि कैसे मूल शब्दों से आप इनको पहचानोगे। बाकी जो आपको पीडीएफ नोट्स मिले हैं, जो आपके पास किताबें हैं ई बुक के रूप में या कोई भी कंटेंट है, उसमें टेबल के रूप में आपको 22 उपसर्गों के बारे में बताया गया है, जहां से आपको इनके अर्थ भी याद करने हैं और इनसे बनने वाले और दूसरे शब्दों को भी देखना है। यहाँ तो ये बताया गया आपको कि संस्कृत में 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए गए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं, लेकिन ये 10 नहीं है। इनमें से यहाँ पे ऐसे मूल शब्द निकाला, तो मूल शब्द निकालने के बाद में जो ये आगे बच गया, ये क्या है? आपका शब्दांश है। इसमें से मूल शब्द निकाला, आगे मूल शब्द, आगे जो शब्दांश बचा है वो क्या कहलाता है? हमारा उपसर्ग। डर मूल शब्द है नी, पूत मूल शब्द है कै बचा, पूत मूल शब्द है सै बचा। तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी के शब्दों का अर्थात तद्भव शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है हिंदी के उपसर्ग, जो अपने आप में सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम अंग्रेजी के भी उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के जो कुल उपसर्ग होते हैं वो 8 होते हैं, और इन 8 उपसर्गों में से एक उपसर्ग होता है सब, एक उपसर्ग होता है चीफ, एक होता है उपसर्ग हेड, एक उपसर्ग होता है हाफ, एक उपसर्ग होता है जर्नल। तो यहाँ पर इनसे जो हम शब्द बना रहे हैं वो कौन कौन से शब्द बनेंगे इनसे? इससे बनेगा सब डिवीजन, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर। इससे बनेगा चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज। इससे बनेगा हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इससे बनेगा हाफ टाइम, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। इससे बनेगा जर्नल स्टोर, जर्नल मैनेजर। तो यहाँ पर मैंने 5 का प्रयोग किया ताकि बाकी को आप अपने लेवल पे किताबों में देखो, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो आपको लर्न करनी है और कुछ चीज ऐसी है जो आपको समझानी है। तो समझाने के लिए तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख लिए, ठीक है, कि इसमें मूल शब्द डिवीजन है, आगे सब उपसर्ग के रूप में आया, मूल शब्द मिनिस्टर है, मूल शब्द कांस्टेबल है, यहाँ मूल शब्द टाइम है, यहाँ मूल शब्द स्टोर है, आगे जो लगे हैं ये अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाते हैं। तो अंग्रेजी के उपसर्गों से अंग्रेजी के शब्द बनते हैं, हिंदी के उपसर्गों से तद्भव शब्द बनते हैं, संस्कृत के उपसर्गों से तत्सम शब्द बनते हैं। इसके बाद हम एक उपसर्ग का प्रयोग और करते हैं, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के अंदर हम 19 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं कुल। अब जो 19 उपसर्ग हैं उनमें से
हम ला का प्रयोग करते हैं, ला का प्रयोग करते हैं, अल का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, बे का प्रयोग करते हैं, बद का प्रयोग करते हैं, बद, कम का प्रयोग करते हैं, सर का प्रयोग करते हैं और हम का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे उर्दू के उपसर्ग। इनसे जो शब्द बनते हैं, इनसे शब्द बनते हैं यहाँ से ला इलाज, ला जवाब, इससे शब्द बनता है अल कायदा, अल बेला, इससे शब्द बनता है बिल्कुल, बिल इरादा, बिल फिलहाल, इससे शब्द बनता है बेकार, बेदर्द, बे आया, बे आया, बिल इरादा, इससे शब्द बनता है बदकिस्मत, बद दस्तूर, बदहया, इससे शब्द बनता है कमजोर, कम सीन, कम अकल, कम अकल, इससे शब्द बनता है सरकार, सरदार और सरकारी, इससे शब्द बनता है हम सफर, हम सफर, हम दर्द, हम राही, हम राज। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है उर्दू के शब्दों को पहचानने के लिए, और साथ के साथ में कि इसमें उर्दू के लगे हैं उपसर्ग नहीं, तो हम नुक्ता और बिंदु तल का प्रयोग इन चार में करते हैं। कै के अंदर, खे के साथ, गे के साथ और जय के साथ और फे के साथ। ये जो पांच हैं ये आगत ध्वनियां कहलाती हैं। इनको क्या कहते हैं हम? आगत या गृहीत ध्वनि इनको हम कहते हैं। तो ये पांच होती है आगत ध्वनियां। आगत वर्ण कितने होते हैं? गृहीत वर्ण 5 होते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये व्यवस्था की है कि जब भी हम हिंदी में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कै के साथ, खे के साथ, गै के साथ, जय के नीचे ये बिंदु तल अर्थात नुक्ते का प्रयोग करेंगे। यहाँ नुक्ता इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यहाँ नुक्ता इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यहाँ भी नुक्ते का प्रयोग होगा, इसमें भी नुक्ते का प्रयोग होगा, यहाँ पे इसमें भी यहाँ नुक्ते का प्रयोग होगा, इसमें भी यहाँ नुक्ते का प्रयोग होगा और यहाँ जय के नीचे। आप इनसे भी पहचान सकते हो कि ये उर्दू के शब्द हैं, क्योंकि उर्दू के शब्दों की पहचान की जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि हम उसमें नुक्ता और बिंदु तल केवल इन 5 वर्णों के प्रयोग होने पर लगाते हैं। नीचे की साइड में ये हमेशा लगता है, ये ध्यान रखना। एक ये होता है, इसको केवल बिंदी बोलते हैं, ना ये नुक्ता है ना ये बिंदु तल है। ये ताड़नजात वर्णों को बनाता है। हमेशा किसी भी शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में इनका प्रयोग होता है। ये भी किसी वर्ण के स्थान पे यहाँ बिंदी नहीं आती, ये भी किसी वर्ण के स्थान पे नहीं आती। जैसे कि अनुस्वार हमेशा किसी न किसी अनुनासिक वर्णों के स्थान पे ही आता है। तो ये एक सम्मान देने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये व्यवस्था उर्दू के शब्दों के अंतर्गत की कि जब भी हम इनका प्रयोग हिंदी में करेंगे और उनमें से किसी शब्द में कै, खे, गै, जय, फे आएगा तो हम उसके नीचे बिंदु तल अर्थात नुक्ता लगाएंगे। नुक्ता उर्दू का शब्द है, बिंदु तल हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर इसमें ला उपसर्ग है, मूल शब्द, इसमें से हमने निकाल दिया इलाज, ला बच गया। मूल शब्द जवाब है, ला बचा।
मूल शब्द कायदा है, अल बचा। मूल शब्द बेला है, अल बचा। मूल शब्द कुल है तो बिल बचा। मूल शब्द इरादा है तो बिल बचा। यहाँ कार हया मूल शब्द है। यहाँ किस्मत दस्तूर मूल शब्द है। यहाँ जोर सीन और अकल कम सीन मतलब होता है जो कम सुंदर है। यहाँ पे सर अपने आप में इंग्लिश का नहीं है बल्कि उर्दू का उपसर्ग है। यहाँ हम का प्रयोग हम दो अलग अलग सेंस में करते हैं। हिंदी में प्रोनाउन सर्वनाम के रूप में करते हैं उत्तम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत, लेकिन यहाँ हम का प्रयोग उर्दू के अंदर उपसर्ग के रूप में होता है। हम सफर, हम राई, हम राज, हम दर्द, ठीक है, हम दोस्त, हम जोली। तो इनमें जय के नीचे नुक्ता है, यहाँ फै के नीचे है। ये उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं जो इन 19 उपसर्गों में से ये यहाँ पे आए हैं। तो इनसे जो शब्द बने हैं ये सारे उर्दू के बने हैं। तो इस प्रकार हम उर्दू के, अंग्रेजी के, हिंदी के और संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग कुछ शब्द में करते हैं। ये उपसर्ग हमें संस्कृत वाले बताते हैं कि ये तत्सम शब्द है सारे के सारे। ये बताते हैं कि ये सारे तद्भव शब्द हैं। ये बताते हैं कि ये विदेशी अंग्रेजी के शब्द हैं। ये बताते हैं कि ये विदेशी उर्दू के शब्द हैं। तो ये थे हमारे उपसर्ग। अब आपको दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रत्यय। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रत्यय। और फिर इन दोनों के क्वेश्चन लेंगे हम एक साथ, ताकि आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को पहचान पाओ। यहाँ से अपने आप में 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन तो ये देगा, कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से बताइए। एक शब्द दे दिया उसने यहाँ पे विन्यास, दूसरा शब्द दे दिया उसने यहाँ विज्ञान, तीसरा शब्द दे दिया उसने यहाँ विपुल, और चौथा शब्द दे दिया इसने यहाँ विकास। आपसे ये पूछा जा रहा है, या विशुद्ध भी दे सकता है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर बिना उपसर्ग वाला शब्द है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर प्रत्यंत शब्द में उपसर्ग बताइए कौन सा है। पर है, पर्थ है, या परा है, या फिर परती है। इसके बाद फिर यहाँ आपसे पूछा जाएगा सुअवस्थित में उपसर्ग बताइए क्या है। सु उपसर्ग है, सु और वी उपसर्ग है। तीसरा से और वी उपसर्ग है। चौथा सम सम उपसर्ग है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा कि दिए गए 4 ऑप्शन में से ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं उनका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, क्योंकि न्यास का अर्थ ट्रस्ट और धरोहर होता है, मूल शब्द है। ज्ञान का अर्थ जानना होता है, ये भी मूल शब्द है, ये भी मूल शब्द है, ये भी है। लेकिन इस वाले कास का अर्थ होता है, लेकिन इस कास का कोई अर्थ नहीं होता है। ये आज तक आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। इसीलिए इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग किसी न किसी मूल शब्द में लगता है। प्रत्यंत में यहाँ परती है, परती और अंत मिलके प्रत्यंत बनता है। इसका राइट आंसर 4th है। यहाँ पे सुव्यवस्थित में एक सु है और एक वी है, 2 उपसर्गों का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो इस तरह से आपको देगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 ऑप्शन दे के पूछेगा, दिए गए विकल्प में उस विकल्प को बताइए जिसमें केवल उपसर्गों से बने शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस विकल्प को बताइए जिसमें केवल प्रत्यय से बने शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस विकल्प को बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से बने हुए शब्द का प्रयोग हुआ है। उस विकल्प को बताइए जिसमें कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस की वैरायटी आप लोगों से पूछी जाती है टीचिंग के अलग अलग एग्जामों में। तो यहाँ दूसरा टॉपिक हमारा क्या हुआ, प्रत्यय। तो प्रत्यय की पहली कंडीशन है कि ये प्रति और ऐसे मिलकर बना शब्द है, बना शब्द है। दूसरा, प्रत्यय में यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, क्योंकि बीच में यह है, पहले आदतें हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत अर्थात बाद में, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत अर्थात बाद में, अंत अर्थात बाद में किया जाता है, अंत अर्थात बाद में किया जाता है। 6, जिस शब्द के अंत में जुड़ते हैं या लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। खुद का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जिस किसी के बाद में जोड़े जाते हैं उसका अर्थ ये बदल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो शून्य है, क्या बोलते हैं, शून्य, 0, और एक प्रत्यय, इनका दोनों का ही खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जिस किसी के बाद में जुड़ते हैं आपको ये ध्यान रखना है उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ 1 के बाद में जुड़े, अर्थ हो गया 10, फिर 1 और जोड़ दिया 100, फिर 1 और जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 1000। तो खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब भी बाद में जुड़ते चले जाएंगे उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, क्या, शून्य। ऐसे ही प्रत्यय हैं, खुद की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमने प्रयोग किया सुंदर शब्द, यहाँ इसमें ले लिया हमने ता, इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसने सुंदर विशेषण से सुंदरता भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया। इसीलिए प्रत्यय और शून्य 2 ऐसी चीज है जिनकी खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब भी ये किसी के बाद जोड़े जाते हैं उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। इसके बाद 7th कंडीशन, किसी समस्त पद में से मूल शब्द को अलग करने पर, किसी समस्त पद में से मूल शब्द को अलग करने पर
जो शब्दांश शब्द के अंत में, जो शब्दांश शब्द के अंत में शेष बचता है, जिसका कोई अर्थ ना हो प्रत्यय कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज जरूरी है। एक तो मूल शब्द, दूसरा ये शब्दांश होगा मूल शब्द के बाद में, और कोई भी अर्थ जिसका कोई अर्थ ना हो तो अर्थ नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होगा जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में होगा। यहाँ पर हम प्रत्यय जोड़ेंगे, ये प्रत्यय शब्दांश के रूप में होगा, पूरा शब्द नहीं होगा। और इससे क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे नया शब्द। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो मूल शब्द होगा, ये मूल शब्द या तो संज्ञा होगा, या ये मूल शब्द सर्वनाम होगा, या फिर ये मूल शब्द विशेषण होगा, या फिर ये मूल शब्द क्रिया होगा। अर्थात हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया में से कोई एक शब्द लेके उसके बाद में शब्दांश जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, नए शब्द बनाएंगे, और उस नए शब्द का अर्थ इस मूल शब्द से भिन्न होगा, अर्थात अलग होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी समस्त पद में से मूल शब्द को अलग करने पर जो शब्दांश शब्द के अंत में शेष बचता है जिसका कोई अर्थ ना हो, वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद 9वीं कंडीशन, मूल शब्द क्या है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। मूल शब्द वो छोटे से छोटा शब्द होगा जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसके साथ कंडीशन नंबर 8, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार के प्रत्यय में एक प्रत्यय आता है हमारा कर्त प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय आता है हमारा तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय। और इसके बाद तीसरा प्रत्यय होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्त प्रत्यय का प्रयोग क्रिया अर्थात धातु के बाद में किया जाता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के बाद किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी किताबों में प्रत्यय के 2 ही भेद लिखे हुए हैं, कर्त प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना।
तो अगर यहां तक ये जो स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर हुई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, अदरवाइज हम दूसरे तरीके से इसको क्लियर करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर एक एक कंडीशन को समझिए। हम किसे प्रत्यय कह रहे हैं? अब तक मैंने क्या किया, मैंने केवल रायता फैलाया है अब तक। पहले मैं रायता फैला देता हूं और फिर उस रायते में नमक कहाँ पे है, छाछ कहाँ पे है, मसाला कहाँ पे है, बूंदी कहाँ पे है, उसके बारे में बताता हूं। तो यहाँ ये जो शब्द बना है दोस्तों, ये बना है प्रति और ऐ से मिलके। अब इसके अंतर्गत यहां से हमने ई लिया, इधर से हमने ए लिया, ई और ए मिलके बन गया ये मैं आपको संधि में सिखा चुका हूं। इसमें से जब हमने ई ले लिया तो यहाँ आधा तय बचा, इसमें से अगर हमने यहाँ ए ले लिया तो यहाँ यह बचा, और इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये बनाया हमने यह। तो इससे दो तीन चीजें एक साथ क्लियर होती है कि प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है और अय मूल शब्द है, जिसका अर्थ है सृष्टि करना, रचना करना अर्थात बनाना। तो जो शब्द किसी शब्द के अंत में आके नए शब्द की रचना करते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। हमारे पास हिंदी के अंदर 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां हम पुराने शब्दों से नए शब्द बना सकते हैं। उनमें से एक आपने कंप्लीट कर लिया है, वो है संधि, जहां हम 2 पुराने शब्दों के 2 निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर उनसे नया शब्द बना रहे थे। उसमें दूसरा जो है वो उपसर्ग है, जो हमने अभी कंप्लीट किया है कि उपसर्ग में किसी शब्द के आगे शब्दांश लगा लेते हैं, नया शब्द बना लेते हैं। और तीसरा उसमें प्रत्यय है, किसी शब्द के अंत में शब्दांश जोड़ते हैं, नया शब्द बना लेते हैं। और एक है हमारा चौथा समास, जिसमें हम 2 शब्दों को पास पास में लाते हैं, जैसे रसोई और घर, रसोई घर बन गया, वहां वर्णों का मेल नहीं होता है। जैसे चिड़ियाघर, जैसे दही और बड़ा, और उसको बना लिया हमने दही बड़ा। तो यानी कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, 4 टॉपिक ऐसे हैं जो समाज में पहले से मौजूद बिखरे हुए जो शब्द इधर उधर हैं, अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों के नाम के रूप में जो जाने जा रहे हैं, वहीं से ही हम वो कच्चा माल उठाते हैं, उसी माल से हम फिर अपना नया माल तैयार कर लेते हैं। तो अर्थात पुराने शब्दों से नए शब्द बनने की प्रक्रिया में 4 चीजें काम में आती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, अय मूल शब्द है, जिसका अर्थ सृष्टि करना है, रचना करना, बनाना है। प्रत्यय में यण स्वर्ण संधि है, क्योंकि ई और य से मिलके यह बना। जब किसी शब्द के बिल्कुल बीचों बीच यह हो, पहले आधा व्यंजन, वो यण संधि का होता है। प्रत्यय हमेशा शब्दांश होते हैं, कभी भी शब्द नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक शब्द लिया बचपन। ये बचपन जो बना है ये बच्चा में पन लगा के बना है, और ये पन अपने आप में यहाँ शब्दांश है, और इस पन का कोई अर्थ भी नहीं है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया बुढ़ापा, तो इसमें मूल शब्द क्या है, बूढ़ा है, और इसमें हमने क्या लगाया, आपा लगाया। तो ये इस बात को भी प्रूव करता है कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ आपा का, पन का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत अर्थात बाद में किया जाता है। यहाँ पे ये बाद में प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी ये बाद में प्रयोग हो रहा है। जिस शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसका अर्थ बदल देता है। पहले ये क्या था, बच्चा था, पन लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, बचपन बन गया। पहले ये जातिवाचक संज्ञा था जिसके अंदर सारे बच्चे आ गए, फिर इसने क्या बना दिया, बचपन भाववाचक संज्ञा बनाया। पहले ये बूढ़ा था, जातिवाचक संज्ञा, इसमें आपा प्रत्यय लगा के शब्द बनाया बुढ़ापा, जो कि भाववाचक संज्ञा है। तो ये कहना चाह रहा है
कि जिस शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। खुद का पन का आपा का अर्थ नहीं था, लेकिन यहाँ बूढ़े के और बच्चे के साथ आके उनके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। ये ही प्रत्यय का कमाल है। किसी समस्त पद में से मूल शब्द अलग कर दिया। हमने यहाँ एक शब्द ले लिया सुंदरता। हमने क्या शब्द लिया यहाँ? सुंदरता शब्द ले लिया। हमने दूसरा शब्द ले लिया यहाँ हर्षित। हमने एक और शब्द लिया यहाँ पे लिखावट, और हमने यहाँ एक शब्द ले लिया पागलपन। तो इसमें से वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी मूल शब्द को अलग करने पर, यहाँ मूल शब्द क्या है? सुंदर, अलग कर लिया। यहाँ मूल शब्द क्या है? हर्ष, अलग कर लिया। यहाँ मूल शब्द क्या है? लिख, अलग कर लिया। और यहाँ मूल शब्द क्या है? पागल। तो ये कह रहा है किसी समस्त पद में से मूल शब्द को अलग करने पर शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के अंत में बचता है, तो शब्दांश क्या बच रहा है उसको देखिए। यहाँ शब्दांश ता बच रहा है, यहाँ शब्दांश इत बच रहा है, यहाँ शब्दांश आवट बच रहा है, और यहाँ शब्दांश पन बच रहा है। तो शब्दांश शब्द के अंत में शेष बचता है जिसका कोई अर्थ ना हो। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ता का कोई अर्थ नहीं है, इत का कोई अर्थ नहीं है, आवट का कोई अर्थ नहीं है, पन का कोई अर्थ नहीं है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो ये प्रत्यय है ता, इत, आवट और पन। ये यहाँ प्यारे दोस्तों मूल शब्द हैं, सुंदर, हर्ष, लिख और पागल। क्योंकि पागल का इससे छोटा कोई रूप नहीं बनेगा, लिख को इससे छोटा नहीं बना सकते, हर्ष और सुंदर को इससे छोटा नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इसको मूल शब्द मूल शब्द मूल शब्द मूल शब्द कहते हैं। तो मूल शब्द में जो बाद में शब्दांश जोड़ा जाता है, मूल शब्द में प्रत्यय शब्दांश जोड़ दिया तो नया शब्द बना लिया। नया शब्द था सुंदरता, हर्षित, लिखावट और पागलपन। तो ये क्या है? हमारी 7 कंडीशन। नेक्स्ट, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्त प्रत्यय जो क्रिया अर्थात धातु में लगते हैं। यहाँ पे क्रिया धातु है लिख, तो ये लिखावट शब्द जो बना ये बना कर्त प्रत्यय के द्वारा। तो ये आवट जो है ये कर्त प्रत्यय है। यहाँ दूसरा ये क्या कह रहा है? तदित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं। तो यहाँ मूल शब्द क्या है? यहाँ जवान है जो कि संज्ञा है, इसमें हमने ई लगाया तो क्या बना लिया? जवानी। ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसके बाद हमने सर्वनाम ले लिया यहाँ अपना, तो इस अपना में पन लगाया और इससे क्या बना लिया? अपनापन बना लिया। ये सब तदित प्रत्यय कहलाएंगे, ई और पन। फिर हमने यहाँ शब्द ले लिया सुंदर जो कि विशेषण है, इसमें ता लगाया और इससे शब्द बन गया सुंदरता। तो ये संज्ञा, ये सर्वनाम, ये विशेषण में ई, पन और ता प्रत्यय लगा के हमने तदित प्रत्यय के रूप में नए शब्दों का निर्माण कर लिया, जवानी, अपनापन और सुंदरता। इसके साथ यहाँ ये कह रहा है स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द नर है, ई लगाया तो नारी बन गया। नारी बिना नर के अस्तित्व में नहीं है। यहाँ मूल शब्द अज है, इसमें आ लगाया तो अजा बना लिया। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, फीमेल का मेल के बिना अस्तित्व ही नहीं है। ये शब्द नारी शब्द भी इस बात को प्रूव करता है। अगर ये नर नहीं होता तो आज ये नारी नहीं होती, क्योंकि इस नर पुल्लिंग शब्द में ई लगाने के बाद ही ये नारी बने। अज कहते हैं बकरे को, आ इसमें लगाया तो इसे अजा बकरी बना लिया। अगर बकरा ही नहीं होता तो बकरी का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। तो यहाँ अजा शब्द तब बना जब यहाँ पे क्या था? अज। इसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है? बेटा शब्द है, इसमें ई लगाया तब जाके क्या बना? बेटी शब्द बना। अगर बेटा ही नहीं होता तो बेटी का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि पहले बेटा था उसमें ई लगाया तो बेटी बना। पहले पुत्र शब्द था उसमें ई लगाया तो इससे क्या बन गया? पुत्री शब्द बन गया। तो पुत्र नहीं होता तो पुत्री शब्द का भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आपको पुत्र का, बेटा का
बकरे का, नर का सम्मान करना चाहिए। किसको? नारी को, बकरी को, बेटी को, पुत्री को। लेकिन समाज में उल्टा है। ठीक है, लेडीज फर्स्ट का नारा दिया गया है, जबकि फर्स्ट क्या होने चाहिए? नर होने चाहिए, बेटे होने चाहिए, पुत्र होने चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द से ही स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, तो इसलिए पुल्लिंग की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कलयुग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये कितने हो गए हमारे? 3 प्रत्यय हो गए। अब समझो यहाँ पे क्या है। ये पहला प्रत्यय है हमारा कर्त प्रत्यय। क्या है? कर्त प्रत्यय। क्या स्टेटमेंट है कर्त प्रत्यय की? कर्त प्रत्यय का प्रयोग धातु अर्थात कर्त प्रत्यय का प्रयोग धातु अर्थात क्रिया के साथ, धातु अर्थात क्रिया के साथ किया जाता है। क्रिया के साथ किया जाता है। कर्त प्रत्यय से बने शब्द, कर्त प्रत्यय से बने शब्द, कर्त प्रत्यय से बने शब्द करदंत कहलाते हैं। कर्त प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? करदंत कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे? ये देखो, यहां हमने एक मूल शब्द लिया और वो मूल शब्द क्या है? क्रिया, जिसको हम धातु कहते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ प्रत्यय लिया। वो प्रत्यय क्या है? शब्दांश। वो प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। इससे क्या बन गया? यहाँ पे करदंत शब्द बना। क्या बन गया? करदंत शब्द। इस करदंत शब्द को क्या कहेंगे? नया शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? नया शब्द कहेंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहां हमने मूल शब्द क्रिया के रूप में लिया पी। इस पी में यहीं पे ले लेते हैं हम। इस पी में यहाँ पे हमने अक्कड़ लगाया, तो इससे जो शब्द बना वो बन गया पियक्कड़। यहाँ दूसरा शब्द लिया हमने क्रिया के रूप में खेल, और यहाँ हमने आड़ी लगाया और इससे शब्द जो बन गया वो बन गया खिलाड़ी। यहाँ हमने शब्द लिया लिख और इसमें हमने यहाँ आवट लगाया और इससे शब्द बन गया हमारा लिखावट। यहाँ हमने पढ़ शब्द लिया, पढ़, इसमें हमने आई लगाया और इससे शब्द बन गया पढ़ाई। यहाँ हमने तैर ले लिया और तैर में आई लगाया, तैर में आंख लगाया और इससे शब्द बन गया तैराक। ऐसी जा में ना लगाने के बाद जाना। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये पी, खेल, लिख, पढ़ और तैर ये सब क्रियाएं हैं जिनको संस्कृत में धातु कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और यहाँ हम इनको मूल शब्द के रूप में लाए हैं। मूल शब्द वो छोटे से छोटा शब्द होता है जो आपने पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सुन भी लिया और देख भी लिया। इससे छोटा इनका कोई रूप बन नहीं सकता, इसलिए हम इनको मूल शब्द कह रहे हैं। ये सारे के सारे मूल शब्द क्रिया के रूप में आए हैं। ये सारे के सारे प्रत्यय हैं
जो कि शब्दांश के रूप में आए हैं। इनमें से किसी का कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन जब ये इन क्रियाओं के साथ जुड़े, इनसे जो शब्द बने उन शब्दों को हमने करदंत कहा, अर्थात ये सारे नए शब्द बने। पियक्कड़, खिलाड़ी, लिखावट, पढ़ाई और तैराक, ये सारे के सारे करदंत हैं। फिर आपसे ये पूछा जाएगा ये जो करदंत शब्द हैं ये बना कैसे हैं? तो इसमें ये क्या है, यहाँ पे ये हमने इसको इस रूप में तोड़ लिया, इसका मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग नहीं है तो मीनिंग बनाना पड़ता है। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी में जाके शब्द बना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। ये पहला है, ये तीसरे में बदल गया। ये वर्णमाला में संधि में आपको कई बार बता चुके हैं। तय बदल गया दय में, ये आधा दय और ए मिल गया पूरा दय और शब्द बन गया करदंत। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और यहाँ पे कर का मतलब होता है क्रिया। तो करदंत जो शब्द बनते हैं वो क्रियाओं में प्रत्यय लगा के बनते हैं। ये सारे के सारे शब्द करदंत हैं। ये सारे के सारे शब्दांश और प्रत्यय हैं। ये सारे के सारे शब्द क्रिया अर्थात मूल शब्द हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, कर्त प्रत्यय। तो दोनों चीजें आपको बताई गई कि कर्त प्रत्यय का प्रयोग धातु अर्थात क्रिया के साथ किया जाता है और कर्त प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, करदंत कहलाते हैं। दूसरा, इसके बाद है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पहली कंडीशन, तदित तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तदित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद या फिर कहे हम अंत में किया जाता है। शब्दों के बाद या अंत में किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? तदित प्रत्यय से बने शब्द, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत, तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय से बने शब्द तदिदांत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया मूल शब्द, वो मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से कोई भी हो सकता है। यहाँ हमने लिया प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश। और यहाँ जो शब्द बनेगा उस शब्द को कहेंगे हम तदिदांत शब्द, जिसका दूसरा नाम होता है नया शब्द। क्योंकि प्रत्यय क्या करते हैं? पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मूल शब्द ले लिया यहाँ बच्चा, इसमें पन लगाया। मूल शब्द लिया यहाँ पे हमने मम, इसमें ता लगाया। इसमें मूल शब्द ले लिया हमने यहाँ मधुर, इसमें भी ता लगाया। तो इससे जो शब्द बना वो शब्द बन गया बचपन। इससे शब्द बना वो बन गया मम, मतलब मेरा। इससे शब्द बन गया ममता। इससे शब्द बन गया मधुरता। क्या बन गया? मधुरता। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो ये शब्द हैं ये बच्चा शब्द संज्ञा है और ये सर्वनाम है मम में, मतलब मेरा। और ये मधुर क्या है? यहाँ विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में ही प्रत्यय लगा के प्यारे दोस्तों हम क्या बना लेते हैं? नया शब्द बना लेते हैं।
और ये सारे के सारे शब्द हमारे तदिदांत शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तदिदांत शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जवान में ई लग के आपने जवानी बना लिया। ऐसे ही यहाँ पे अपना में पन लग के आपने अपनापन बना लिया या अपना तो बना लिया। ऐसे ही आपने यहाँ सुंदर में या यहाँ मीठा विशेषण में आस लगा के आपने मिठास बनाया। तो यहाँ जो ये शब्द बने आपके जवानी, ये तदिदांत है। अपनापन ये जो बना है आपका, ये भी तदिदांत है। ये जो मिठास है ये भी तदिदांत है। ये जो मिठास शब्द बना है ये भी क्या है? तदिदांत। तो जवानी है, अपनापन है और मिठास है, ये सब क्या है? तदिदांत शब्द हैं। तो मूल शब्द प्रत्यय और ये क्या है? तदिदांत। इसके बाद जो बनता है दोस्तों वो बनता है हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय कहाँ है? पुल्लिंग शब्द से, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है यहाँ पर स्त्री प्रत्यय से बने शब्द, स्त्री प्रत्यय से बने शब्द, स्त्री प्रत्यय से बने शब्द स्थिरांत कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय से बने शब्द स्थिरांत कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द, जिसको हम मूल शब्द कहते हैं, वो मूल शब्द यहाँ क्या होगा? पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का ज्ञान कराए। तो ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे क्या लगाओगे आप? प्रत्यय। प्रत्यय को क्या कहते हैं? शब्दांश। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा स्थिरांत शब्द, जिसको आप क्या कहोगे? नया शब्द कहोगे। क्या कहोगे? नया शब्द। तो यहाँ कैसे बनेगा? पुल्लिंग शब्द लेंगे, यहाँ प्रत्यय लेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द सुत, इसमें आ लगा लिया तो इससे बन गया सुता। सुत पुत्र को कहते हैं, सुता पुत्री को। यहाँ तने, इसमें आ गया तो ये क्या बन गया? तनिया। यहाँ आ गया आत्मज, आत्मज इसमें आ गया तो ये क्या बन गया? आत्मजा बन गया। यहाँ अनुज आ गया, अनुज, इसमें आ लगा लिया तो इससे क्या बन गया? अनुजा, छोटी बहन, अनुज छोटा भाई। तो सुत कहते हैं पुत्र को, तनिया पुत्र को, आत्मजा पुत्र को, और ये सुता, तनिया, आत्मजा, ठीक। अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। तो अपनी छोटी बहन को आप अनुजा कहना, उसका नाम तो कुछ भी हो सकता है। आप बोलना अनुजा एक गिलास पानी लाओ, तो वैसे तो वो पानी लाके देने वाली नहीं है आपको, लेकिन जब आप कुछ स्पेशल नाम उसका लोगे जिसमें सम्मान भी छिपा हो तो वो प्रसन्न होगी। तो अनुजा किसे कहते हैं? छोटी बहन को कहते हैं। एनीथिंग हम यहाँ और भी बना लेते हैं। जैसे गोर शब्द आ गया, पुल्लिंग है, इसमें ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? गोरी। बाल शब्द आ गया, इसमें आ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाला। बाल पुल्लिंग है, बाला, ठीक है। बालक शब्द ले लिया, बालक, इसमें ई लगाएंगे तो क्या बन गया? बालकी।
देसी भाषा में बोला जाता है ना, बालकी, बालक, बालकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां हमने नद ले लिया, नद, इसमें ई लगाएंगे तो ये क्या बन गया, नदी। ठीक है, इसके बाद में हमने यहां नर लिया, ई लगाया तो क्या बन गया, नारी। यहां अज लिया, आ लगाया तो क्या बन गया, अजा, बकरी। क्लियर। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो पुल्लिंग शब्दों से बनते हैं। ये नद, नर, अज पुल्लिंग है, सुत, तनीय, आत्मज, अनुज पुल्लिंग है, गोर, बाल, बालक, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्त्री प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीरांत। तो ये गोरी, बाला, बालकी, नदी, नारी, अजा, सुता, तनीजा, तनिया, आत्मजा और अनुजा सब स्त्रीरांत शब्द हैं, क्योंकि पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय लगाने के बाद ये बने हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे प्रत्यय कंप्लीट, क्योंकि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय और एक होते हैं हमारे कर्त प्रत्यय। आपको ये ध्यान रखना है, जब आपसे पूछा जाए कौन सा इनमें कर्त प्रत्यय नहीं है, कौन सा इसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो आपको क्रिया के बारे में जानकारी है। जो क्रियाओं में लगते हैं वो कर्त प्रत्यय हैं, और जहां क्रिया नहीं है तो आपको मान के चलो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखना है कि क्या बच्चा, मम और मधुर क्रिया तो नहीं है, और जब क्रिया नहीं है तो फिर तद्धित प्रत्यय है। भाई आपको नहीं पता इनमें कौन सा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि ये क्रिया नहीं है, और जब क्रिया नहीं है तो फिर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इनमें। तो ये बचपन, ममता, मधुरता, जवानी, अपनापन, मिठास, ये सब कैसे बने हैं, ये तद्धित प्रत्यय के द्वारा बने हैं। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, और साथ के साथ इस ग्रुप का जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा वो है वर्तनी। तो वर्तनी ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे भी करा चुका हूं, आपको भी कराऊंगा यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब आपकी क्लास जो होगी वो मंडे को होगी, क्योंकि देहरादून के अंदर मेरा एक कॉलेज है, मुझे वहां पे जाना है 3 दिन के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे आपका ऑफ होता है। कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, मंडे को मैं आपकी क्लास लूंगा, और उस क्लास में वर्तनी एक नया टॉपिक है इस ग्रुप का, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले ग्रुप के 5 टॉपिक हमारे हो जाएंगे, वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्तनी। वर्णमाला में एक सेक्शन बचा हुआ है जो वर्तनी के बाद में कराऊंगा, मुझे वही चीज याद है, आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीज आपके सामने आएगी, बस आपको यहाँ पे चीजों को अचीव करना है, रोज नई चीज आपको सीखनी है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो फिर मिलता हूँ मंडे को वर्तनी वाले टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय की प्रैक्टिस के साथ। आपकी यूट्यूब की क्लासें कंटिन्यू चलती रहेगी हिंदी बाई अरुण सर और सिलेक्शन दरबार पर।